Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 13 of mathematical statistics. In the last class we continued with probability, defined the random variables, then the discrete and continuous random variables, then we started with the probability distributions in the both cases of discrete and continuous, and we solved some examples. Today we review the discrete and continuous random variables, discrete probability distribution, continuous probability distribution, and do some exercises. Random variables. A random variable is a function that associates a real number with each element in the sample space. यानी कि sample space में जितने elements हैं हम उनको एक number से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन नंबर्स को जो वेरिएबल असाइन करेंगे हम उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और रैंडम वेरिएबल को लिखने का तरीका जो है वो है कैपिटल लेटर्स एक्स भी हो सकता है, कैपिटल वाई भी, कैपिटल ए, एनीथिंग, और उनकी वैल्यूज जो होंगी उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो रैंडम वेरिएबल्स हो गए, और रैंडम वेरिएबल्स दो किस्म के होते हैं, आइदर दे आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और continuous random variables. Discrete random variables is a one that has a countable set of outcomes. For example, if we toss a fair coin until a head comes, और उसकी outcomes के head कितनी tosses के बाद आता है उसको हम random variable x assign कर दें, तो then हो सकता है पहले ही toss पे head आ जाए, हो सकता है पहले toss पे टेल आए और दूसरे टॉस पे हेड आ जाए, फिर तीसरे टॉस दो टॉसेस पे टेल आए, तीसरे पे हेड आए। तो हमने लिखा हुआ है इन द फर्स्ट केस पहले टॉस पे हेड आ गया, दूसरे में पहली दफा टेल आया, दूसरी दफा हेड आया, थर्ड केस में क्या हुआ, दो दफा टेल आया फिर हेड आया, और ये चलता रहेगा। और ये नंबर कहीं तक भी जा सकते हैं, मगर हम इनको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहेंगे क्योंकि हम इनको देख सकते हैं कि 1 2 है एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल्स देंगे फिर आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सिर्फ आप ये देखें कि 1 और 2, या अगर ये 50 तक जाता है, 50 टॉसेस तक जाता है, तो ये काउंटेबल सेट है। ऑल दो ये कॉन्टिन्यूड भी हो सकता है अप टिल 1 लाख 2 लाख इन्फिनिटी, मगर 4 5 6 7 8 सिर्फ यही एग्जिस्ट करते हैं, इनके दरमियान कोई और नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। Number of people visiting an ATM machine in a day is again a random variable. एक ATM मशीन है, आप पैसे निकलवाने जाते हैं, अगर हम काउंट करें कि एक दिन में वहां पे कितने विजिटर्स आते हैं, तो लेट से उसमें कोई विजिटर नहीं आता, हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, एक विजिटर आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आउटकम ऑफ अ फेयर डाई, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो उसकी आउटकम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6। इस केस में अगर देखा जाए कि जो आउटकम ऑफ डाई है वो एग्जैक्टली हमने डायरेक्टली एक रैंडम वेरिएबल को असाइन कर दिया, उसको एक रैंडम वेरिएबल डायरेक्टली w हमने असाइन कर दिया। नेक्स्ट अब जी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, व्हेन अ रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑन वैल्यूज ऑन कॉन्टिन्यूस स्केल द वेरिएबल इज रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। For example, amount of rain in a certain city receives per year. Amount of rain a certain city receives per year. यानी कि एक सिटी में टोटल रेन कितनी होती है। अगर आपको मालूम हो, अक्सर टीवी पे बताया जाता है आज इस्लामाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश हुई, 5 मिलीमीटर बारिश हुई, तो बारिश को आप मेजर करते हैं। लेट्स से हम बहुत माइन्यूटली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, तो एक सिटी में जो बारिश होगी वो कुछ भी हो सकती है, वो 2.1 मिलीमीटर भी हो सकती है, 2.000001 मिलीमीटर भी हो सकती है। ये हमारी मेजरमेंट एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अगर हम रेन को वेरिएबल x कहें या मोर अप्रोप्रिएटली वेरिएबल r कह दें, तो वो एक रैंडम वेरिएबल बनेगा, मगर वो कॉन्टिन्यूस स्केल पे है कि वो 0 से लेके कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल में
वेरिएबल रेन अगर मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूं, ये आर रिप्रेजेंट द वेरिएबल रेन। तो अगर ये 0 मिलीमीटर है और तो वैल्यू यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, और ये 1 मिलीमीटर है तो वैल्यू इस स्केल में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। सो इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। अब ऑन द अदर हैंड एक कॉलेज में हाइट ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम अगर बहुत एक्यूरेटली उसको मेजर कर सकें तो वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा और कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि हाइट उनकी लेट्स से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की 5, 4.5 या 4 फुट से लेके 6 फुट तक या 7 फुट के दरमियान किसी भी नंबर पे रुक सकती है, कि किसी भी वैल्यू पे आ सकती है। तो इसलिए वो एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बन रहा है। ऑल दो वी नो कि 7 फुट से या 8 फुट से बड़ा तो शायद ही कोई हो, और शायद 3 फुट से छोटा शायद ही कोई हो। तो इस रेंज में अगर हम कहें तो फर्स्ट ईयर के कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि 3 फुट मैंने बहुत छोटा बताया, बट एनीवेज अगर किसी को कोई बहुत छोटा है, सम डिसेबिलिटी और व्हाटएवर, इन दैट केस हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो 2 या 3 फुट से लेके 8 फुट के दरमियान ही आएंगे, मगर कौन सी वैल्यूज आएंगी? इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल। इस रेंज में लेट्स से 3 फीट से लेके 8 फीट के दरमियान में इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो वी कॉल इट अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आगे चलें, इसको देखते हैं। टाइम टेकन बाय 100 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट। लेट्स से एक असाइनमेंट दी जाती है आप लोगों को, 100 स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट देते हैं और उनके टाइम मेजर करते हैं, कितनी देर में वो एक प्रॉब्लम है या एक असाइनमेंट है कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। हो सकता है एक स्टूडेंट जो है वो 1 घंटे में करे, कोई दूसरा स्टूडेंट है वो 59 मिनट्स और 30 सेकंड्स में करे। अब मे बी 0 टाइम से लेके 5 घंटे 6 घंटे तक कोई भी टाइम आ सकता है, कोई भी स्टूडेंट कितना भी टाइम ले सकता है। तो उनका वो जो टाइम है, अगर हम बहुत माइन्यूटली बहुत एक्यूरेटली उसे मेजर कर सकें तो वो भी एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बनेगा इस केस में। तो हमने डिफरेंशिएट किया बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स इन दिस केस। नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? डिस्क्रीट के केस में द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स एंड कॉमा एफ एक्स इज अ, इसको पढ़ना ऐसे चाहिए, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इफ फॉर ईच पॉसिबल आउटकम एक्स। क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन हो सकता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एफ ऑफ एक्स अगर f of x is greater than equal to 0. f of x is greater than equal to 0. That means a positive number, positive value, and summation of f x over all possible values is equal to 1. और यहाँ पे वैल्यूज कौन सी होंगी? तमाम रैंडम वेरिएबल। x जो है वो रैंडम वेरिएबल है, इसलिए f of x is a function of x which is denoted by f, and हर x के लिए हम f of x लेंगे और तमाम रैंडम वेरिएबल्स पे अगर इसे सम करेंगे तो आंसर उसका 1 आना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आगे प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें ये फर्दर क्लियर हो जाएगा कि ये इस कंडीशन का क्या मतलब है। एंड थर्डली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू f of x, यानी कि f of x उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन हियर इज दैट the f of x summed over all values should be equal to 1. और किन वैल्यूज पे सम करने? तमाम रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। इसको क्या कहेंगे? के sum of probabilities of all random variables। ये आपको याद होगा हमने किया हुआ है
एक और तरीके से भी हम करते थे पहले, हम कहते थे फॉर अ डाई कि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या थी, 1 2 3 4 5 एंड 6, और हम कहते थे अगर ये इक्वली लाइकली हैं तो 1 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 के भी 1/6 है, 3 की भी 1/6 है, 4 की भी 1/6 है, 5 की भी 1/6 है एंड 6 की भी 1/6 है, और दीज आर f of x। अगर f of x तमाम को जमा करें तो 6 हैं, तो आंसर आता है 6/6 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है 1/6 या ये जो भी वैल्यूज हमने असाइन किए हैं ये एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटीज हैं, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। नेक्स्ट आप एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है विच आर 0 1 एंड 2, रैंडम वेरिएबल x है और उसमें रैंडम वेरिएबल x कैन टेक वैल्यू 0, you can take 1 and you can take 2, और f of x गिवन है हमें विच इज 10/28, 15/28 एंड 3/28। सबसे पहले हम करते हैं कि ये f of x सही है, although it's not asked, but let's check what if this f of x is correct or not। So तीनों का LCM डिनोमिनेटर में 28 है, so that means LCM is 28, so 10 plus 15 is 25 plus 3 28, so the sum, इसका सम जो है वो बनता है 28 over 28 which is equal to 1, so this is a valid probability। अब अगर बार चार्ट बनाया जाए तो हम रैंडम वेरिएबल x इधर बनाते हैं और इसको हम प्लॉट करते हैं f of x कहते हैं। लेट्स से दिस हाइट इज 1 एंड टोटल मैक्सिमम इज 1, और यहाँ पे है इसके हम 28 पार्ट्स कर लेते हैं। मिडल में ये 1/14 है, ये जो है सॉरी दिस इज 28/2, तो ये हाफ है और यहाँ पे 0.5 है एंड 0.25 एंड 0.75। अब अगर देखेंगे 10/28 को हमने प्लॉट करना है, अगर ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 10/28 अगर यहाँ तक आता है तो 15/28 थोड़ा सा ज़्यादा होगा और 3/28 काफ़ी छोटा होगा। दिस इज नोन एज बार प्लॉट। यहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं 10/28 की क्या आती है और इस स्केल पे आप प्लॉट कर सकते हैं और उसकी हाइट वही होनी चाहिए। दिस हाइट शुड बी इक्वल टू 10/28, दिस शुड बी 15/28 एंड दिस शुड बी 3/28 एंड मैक्सिमम ये 1 हमने किया है क्योंकि हमें पता है कि f of x क्योंकि सम हो के 1 होती है, तो इसलिए इंडिविजुअली अगर कोई मैक्सिमम जाएगी भी तो 1 आएगी एंड उस केस में बाकी तमाम 0 होंगे। अगर कोई एक प्रोबेबिलिटी 1 है तो बाकी सब की सब 0 ही होनी चाहिए क्योंकि सम उनका 1 आना चाहिए। ये तो हो गया बार चार्ट। अब अगर हिस्टोग्राम प्लॉट करें इसी प्रोबेबिलिटी का, तो हिस्टोग्राम का जो तरीका हमने रखा था लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था वो ये था कि अगर ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो हमने इनके मिडल से 1 यूनिट विड्थ के बार्स बना लेते हैं या रेक्टेंगल्स बनाते हैं और इन रेक्टेंगल्स की हाइट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टू सच दैट कि इसका टोटल एरिया यानी कि इसकी विड्थ मैंने क्या रखी यहाँ पे 1 यूनिट रखी, तो इसका हाइट जो है वो इस केस में 10/28 रखूंगा, तो इसका एरिया जो है वो 10/28 ही आएगा। इन द सेकेंड केस the height is 15 and because the width is 1 unit, this is 15/28, so the area is again 15/28. In the third case it is only 3/28 इसका एरिया।
इसके कॉन्ट्रेरी जस्ट एक चीज समझाने के लिए मैं ये करता हूं, अगर मैं विड्थ छोटी कर दूं, कोशिश ये होती है हमारी कि ये दोनों विड्थ आपस में मिली हो, यानी कि 0 और 1 आपस में मिला होना चाहिए ताकि कोई गैप्स ना रहे, और ये सेंटर्ड एट 0 पे, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इस पूरे बॉक्स की वो है इस 0 की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह रैंडम वेरिएबल x में 1 की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करती है और 2 को। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये यूनिट्स हमारे पास इस तरह से होती, अगर ये इस तरह से होती, ये 0 होता, पहली वैल्यू 0 होती, दूसरी हाफ होती और तीसरी 1 होती, यानी कि ये हाफ होती और ये 1 होती, तो उसमें विड्थ हम फिर 1 यूनिट नहीं रख सकते, फिर हम विड्थ 1 यूनिट नहीं रख सकते, तो फिर हाफ यूनिट विड्थ आएगी, तो फिर हमें इनकी हाइट डबल करनी पड़ेगी, तो इसकी हाइट जो होगी वो 20/28 होगी, सो दैट द एरिया इज अगेन व्हाट 10/28। यस यू राइट। और इस केस में अगर इसकी विड्थ हाफ कर दूं तो हाइट मुझे क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी, सो दैट द एरिया इज अगेन 15/28। इन द थर्ड केस क्या हाइट होनी चाहिए, थिंक अबाउट इट, कि हमने विड्थ हाफ कर दी, यहाँ पे विड्थ 1 यूनिट थी और हाइट थी 3/28, अगर मैं इसकी विड्थ हाफ कर दूं तो हाइट क्या होनी चाहिए, डबल। यस, it should be 6/28, so that the area again is 3/28. So this is a histogram and bar chart. Next चलते हैं जी cumulative distributions पे। The cumulative distribution function f of x of a discrete random variable x with probability distribution f of x is given as capital F of x, this is CDF, इसको हम CDF भी कहते हैं, cumulative distribution function, is equal to probability of random variable x less than this value x less than or equal to this small x, और क्या करना है हमने तमाम probabilities को add up कर देना है। कहाँ तक ऐड करना है, -∞ से लेके अप टिल x, या जहां से ये शुरू होगा, जिस रैंडम वेरिएबल से शुरू होगा वहां से लेके अप टिल x। तो इसका मतलब है पहली बात तो ये कि रैंडम वेरिएबल सारे के सारे ऑर्डर में हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है, लोअर वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू तक, फिर हम इसको ऐड करना शुरू कर देंगे। यानी कि अगर लेट्स से x, ये जो हमारी पुरानी एग्जांपल थी पिछले पेज वाली, उसमें क्या था कि 0 था, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 थी और 2 थी, तो हम समेशन क्या करेंगे, इट विल बी f of 0, अगर मैं 1 तक जाना चाहता हूँ, इसको मैं अगर 1 रखूं तो इट समेशन विल बी f of 0 प्लस f of 1, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द cumulative distribution function of f of x। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें वही प्रॉब्लम हमने ले ली यहाँ पे, और अब हम इसका f of x प्लॉट करते हैं, कैपिटल f of x, यानी कि cumulative distribution function। तो 0 से पहले तो ये 0 ही थी, फाइन, 0 से पहले ये क्या थी, 0 ही थी, और जब 0 इंक्लूड हो गया, 0 से पहले तक 0 थी और 0 इंक्लूड हो गया तो इट बिकेम 10/28, जब 1 इंक्लूड हो गया तो इट बिकेम 25/28, और जब 2 भी इंक्लूड हो गया तो इट बिकेम 28/28 विच इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो वो क्या बनेगा, दिस इज रैंडम वेरिएबल x एंड दिस वैल्यू इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, एंड द हाइट here let's say is 1. So before 0 it will be 0, f of x will be 0, just at 0 it became 10/28 up till 1, जो ही 1 आया, 1 इंक्लूड हुआ अपनी रेंज में तो it became 25/28, और जब 2 इंक्लूड हुआ यानी कि ये वैल्यू 2 की जो इंक्लूड हुई तो उस वक्त ये बन गया 1, और इसके बाद ये 1 ही चलता रहेगा। और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एवर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये, या इसको हम कहते थे नॉन
ये याद रखिएगा लफ्ज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि ये फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। कैसे? कोई ऐसी एफ ऑफ वाई लेट से ऐसा नहीं हो सकता कि 0 से शुरू हो, ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, इस तरह पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट अ CDF। वाई इज नॉट अ CDF क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है, नीचे जा रहा है। और नीचे जाने का मतलब ये है कि कोई ऐसी वैल्यू मैंने इसमें ऐड की है जो माइनस है, जो पिछली वैल्यू से माइनस कर लेती है। और क्योंकि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव नहीं होता तो इसलिए वो कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए। एफ ऑफ एक्स 0 हो सकता है, तो इसका मतलब है ये जरूर पॉसिबल है, इस तरह का फंक्शन जरूर पॉसिबल है जो इस तरह जाता रहे और कभी भी ऊपर ना जाए, तो वो पॉसिबल है। क्यों? कि उसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा, या 0 ऐड हो रहा है या कोई पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है। नेगेटिव नंबर कभी इसमें ऐड नहीं होता, तो दिस इज नॉट अ CDF। आगे चलते हैं जी। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक आपने देखा था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब कॉन्टिन्यूस देखते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैनॉट बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म। ऑब्वियसली इसका टेबल नहीं बन सकता क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि हाइट थी, हम कहें जी कि 5 फुट 1 इंच, या 5 फुट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें और फिर कहें 165 centimeters, 33 millimeters, and so many nanometers, and so on so forth. That means some value like this. इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए सेंटीमीटर्स में, तो फिर आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप क्या इसका टेबल नहीं बना सकते। और वैल्यूज हमारी लेट से मैंने जैसे कहा था वो 3 फुट से लेट से 100 सेंटीमीटर से शुरू होती हैं, and they go to about 8 feet, and 8 feet would be what, around what I can say 3 फुट का होता है, so 250 कर लेते हैं, 250 सेंटीमीटर। सो इसके दरमियान में इस नंबर लाइन पे तमाम वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो इसलिए हम उनके लिए एक टेबल नहीं बना सकते। सो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को क्या कहा था मैंने? Probability distribution cannot be written in a tabular form, but it can also be stated as a formula. इसका कोई formula बन सकता है। Such a formula would necessarily be a function of the numerical values of the continuous random variable. ये जो function होगा obviously उस continuous random variable x पे depend कर रहा होगा, and as such will be represented by the functional notation f of x. The function f of x usually called probability density function or density function of x. The function f of x is usually called probability density function or density function of x. इसको हम PDF भी कहते हैं, यानी कि probability density function। तो ये continuous के लिए होता है। The function f of x is probability density function for a continuous random variable x. Define our set of real numbers. If क्या conditions होनी चाहिए? f of x is always positive for all x belonging to real numbers. F of x, that means the PDF is positive for all x belonging to real numbers. Secondly, we can say that the probability distribution function f of x dx is equal to 1 integration from minus infinity to plus infinity. If you look at it, that means f of x dfx अगर fully integrate किया जाए from minus infinity to plus infinity, the answer would be 1. What does that mean? That it is normalized. All frequency, all probabilities add up to 1, and probability of x from a to b, probability of x from a to b is given from as a to b f of x dx. कि PDF को इंटीग्रेट करें उन दो लिमिट्स के दरमियान तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। एक चीज याद रखें, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल की एक वैल्यू के लिए कोई प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती।
वेरिएबल की एक वैल्यू के लिए कोई प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, मगर एक रेंज के लिए एग्जिस्ट जरूर करती है। क्यों? अगर ग्राफिकली देखा जाए तो पीडीएफ इज प्लॉटेड एज अ हिस्टोग्राम। नॉर्मली पीडीएफ इज प्लॉटेड एज अ हिस्टोग्राम, और वो क्योंकि कॉन्टिन्यूस होता है, अगर ये रैंडम वेरिएबल एक्स है तो पीडीएफ आपकी इस तरह से हो सकती है। ओके, अब अगर मैं इस एरिया इस रैंडम वेरिएबल एक्स नॉट को देखना चाहूं तो यहां पे क्या होगा? हाइट तो है इसकी मगर विड्थ नहीं है, तो इसकी जो यूनिट्स होती हैं अगर सोचा जाए तो वो यूनिट्स इसकी होती हैं प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। जब हम इसको इस विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इसका तो एरिया एग्जिस्ट करता है, मगर एक वर्टिकल लाइन का ए पॉइंट का कोई एरिया एग्जिस्ट नहीं करता। हाइट है, विड्थ नहीं है। अब अगर ए टू बी देखा जाए तो वो सारा का सारा, अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स था और इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द कर्व देती है, तो ये पूरा जो ए टू बी तक है ये सारा का सारा एरिया अंडर द कर्व है। तो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स की जो यूनिट्स बनती हैं वो बनती हैं डेंसिटी के यूनिट्स, यानी कि पर यूनिट लेंथ। इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और एरिया निकालने के लिए हम एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक इसे इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज ये हमें क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। चलें जी, अब कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखते हैं फॉर continuous random variable. The cumulative distribution function f of x of a continuous random variable x with density function f of x is the cumulative distribution function f of x of a continuous random variable x with density function small f of x is given as formula क्या है? Probability of the random variable x up till this value. तमाम वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से लेके इस वैल्यू तक जो होगी तमाम प्रोबेबिलिटीज ऐड करें तो क्या बनेगा? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा। और अगर इससे देखा जाए तो पिछली स्लाइड से आपको याद होगा कि हमने लिमिट्स अगर डिफाइन कर दें ए टू बी तो हमें उसके दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी मिलती थी वो क्या मिलती थी? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक जा रहे हैं। तमाम प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टिल एक्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग एफ ऑफ टी डी टी। सो एंड दिस फॉर्मूला गिव्स मी द सी डी एफ, एंड हेयर द एक्स रेंज ऑफ एक्स इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं वही ग्राफ दोबारा बनाऊं पिछले स्लाइड वाला तो वो क्या था? अगर वो इस तरह से था एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स, तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी सी डी एफ निकालनी है तो मैंने क्या करना है जी कि माइनस इन्फिनिटी से इंटीग्रेट करना शुरू करना है और कोई वैल्यू एक्स ले लूं, वहां तक जितना एरिया बनता है वो प्रोबेबिलिटी है। कहां से कहां तक? यस, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू अप टिल एक्स, तो वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। फिर एक्स को आगे ले जाएंगे तो ये एक्स बढ़ जाएगा, और क्योंकि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो सी डी एफ हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होगी। तो इस तरह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक स्टेज आएगी जब ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी को पहुंच जाएगी विच इज 1, कि तमाम जहां पे फंक्शन 0 हो जाएगा। जब यहां तक मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉर्मलाइज, दैट मीन्स एरिया अंडर दिस कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इन दैट केस ये फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। Next, this definition leads to probability of a x from a to b is equal to f b minus f a। वही प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, if it was a, it was b, तो इसका एरिया अगर निकालें हम ये बनता है, और एफ बी माइनस एफ ए कल भी हमने प्रूफ किया था कि इट विल बी, अगर मैं यहां तक सारी प्रोबेबिलिटी ले लूं एफ बी तक विच गिव्स मी द सी डी एफ, और फिर ए तक ले लूं विच गिव्स मी द ऑल द प्रीवियस वंस अप टिल फ्रॉम माइनस 20 टू ए, तो जब एफ बी से
ए वाली माइनस करूंगा तो ये वाली सारी माइनस हो जाएंगी, देन आई विल बी ओनली लेफ्ट विद द प्रोबेबिलिटी बिटवीन ए एंड बी। एंड अगर एफ ऑफ एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ पीडीएफ, then the PDF is the derivative of the CDF। तो ये भी हमने कल कंडीशन देखी थी and we are happy with it now। Let's go to exercises now। We have learned the distributions, we have done the random variables, continuous and discrete, similarly PDF and CDF, continuous and discrete। Now we will do some problems and see how it goes। Exercise number 1. Classify the following random variables as discrete or continuous। Number 1 जी, the number of automobile accidents per year in Virginia। Virginia is a state in USA और वहाँ पे कितने एक्सीडेंट होते हैं per year? It will be a number, it will be a 1, 2, 3, 5, 7। So it's a, yes, it's a discrete random variable। Why? Second one, the length of time to play 18 hole of golf। अब गोल्फ का जो मैच खेलते हैं हम प्रैक्टिस में 18 होल्स हैं। हो सकता है कोई तेज चलने वाला हो और अच्छी शॉट मारने वाला हो, ही कैन फिनिश इट इन लाइक 3 आवर्स। कोई और बंदा हो सकता है वो 3.5 सवा 3 घंटे और कुछ मिनट और कुछ सेकंड और कुछ नैनो सेकंड्स। सो ये एक कॉन्टिन्यूस टाइम बनता है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 टाइम टिल एज मच टाइम वी कैन गो ऑन, सो इट इज continuous। This was a discrete random variable and the second one is continuous। Third one, M, the amount of milk produced yearly by a particular cow। एक काव है वो सारा साल से दूध दे रही है, वो दूध कभी लेट्स से एक साल का, चले दिनों के हिसाब से अगर सोचें तो दिन का 15 लीटर से लेके 25 लीटर चेंज होता रहता है, पूरे साल का भी चेंज होता रहता है। इस तरह से वो भी एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बनेगा। नंबर ऑफ एग्स लेड ईच मंथ बाय अ hen, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 30 eggs और किसी दिन 2 भी और लेट्स से 40 eggs। सो दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। The number of building permits issued each month in a certain city, यानी कि हम अलाउ कर रहे हैं लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए एक सिटी में, तो मैं भी हम उन्हें कितने परमिट देते हैं, तो दैट विल बी अ काउंटेबल नंबर, सो इट विल बी अगेन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। द वेट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस पर एकड़, वीट क्रॉप होती है, उसमें से कितने दाने सालाना हम या कितने दाने 1 एकड़ में से हम ले सकते हैं, कितना वजन है उनका, कितनी गंदम हम 1 एकड़ से हासिल करते हैं, वो भी कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी एक्यूरेसी, मेजरिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो तो इट कैन बी अगेन अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे आप एक और चीज भी देखें कि लाजमी नहीं है, हमने जितनी अभी तक डेफिनेशंस दी हैं उसमें रैंडम वेरिएबल्स हमेशा हम एक्स रखते थे, हम एक्स ही यूज करते थे, तो लाजमी नहीं आप एक्स यूज करें, आप कोई भी रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और वो कैपिटल हो सकता है। नेक्स्ट जी, एक एक्सरसाइज देखते हैं। लेट W बी अ रैंडम वेरिएबल गिविंग द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस फॉर द 3 टॉसेस ऑफ द कॉइन एंड टू ईच सैंपल पॉइंट असाइन अ वैल्यू W, स्मॉल w ऑफ कैपिटल ऑफ रैंडम वेरिएबल W। रैंडम वेरिएबल क्या है? हेड्स माइनस टेल। सो पहले हम इसकी सैंपल स्पेस डिफाइन करते हैं। वो क्या हो सकती है मेरी, कि तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड 1 टेल, पहला हेड दूसरी टेल फिर हेड, देन I can have head, tail, tail, yes, tail, head, head, tail, head, tail,
tail, tail, head and tail, tail, tail. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वेरिएबल्स ये हैं हमारे पास। अब हम W डिफाइन करें इसके लिए, तो क्या था, हेड माइनस टेल करना था हमने। तो पहले में 3 ही हेड है, टेल 0 है, 2 हेड 1 टेल, सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 2 हेड्स 1 टेल, अगेन 1, 2 टेल्स 1 हेड माइनस 1, 2 हेड्स 1 टेल प्लस 1, 2 टेल्स 1 हेड, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2, 2 टेल्स 1 हेड माइनस 1 एंड 3 टेल्स माइनस 3। तो हमारे पास आंसर क्या है, +3 भी है, 1 भी है, -1 भी है और -3 भी है। आप इसको रीऑर्डर कर सकते हैं इस तरह से कि इनको ऑर्डर ऐसा रहे 3 1 1 1, फिर -1 -1 -1 और 3। तो इस 1 को आप ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जस्ट टू से द रैंडम वेरिएबल्स आर इन ऑर्डर। लाजमी नहीं होता, अगर इससे आगे आपने कुछ नहीं करना है इसके साथ, तो यहाँ ये भी ठीक है। ये हमने रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट असाइन किया। और यहाँ पे एक नई चीज भी आपने देखी, अभी तक जितनी मैंने एग्जांपल्स दी थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स थी, उसमें सब पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव भी आ गए। सो दैट मीन्स नेगेटिव नंबर भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स, रियल नंबर्स इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं चाहिए हमें। थर्ड एक्सरसाइज पे चलते हैं जी। अ कॉइन is flipped until 3 heads in succession occur. A coin is flipped until 3 heads in succession occur. List only those elements of the sample space that require 6 or less tosses. Is this a discrete sample space? A coin is flipped until 3 heads occur. तो हम sample space अगर डिफाइन करें तो वो क्या है जी, कि लेट से मैं कॉइन टॉस करता हूं, पहली दफा ही हेड आता है, दूसरी दफा भी हेड आता है और तीसरी दफा भी हेड आता है। इन द सेकंड केस हो सकता है पहली दफा टेल आए, दूसरी दफा हेड आ जाए, तीसरी दफा भी हेड आए और चौथी दफा भी हेड आए। थर्ड केस ये हो सकता है कि 2 दफा टेल आए, फिर हेड 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 3। हमने रुकना कहां पे थे, 3 हेड, अंटिल 3 हेड्स का, 3 हेड पे मैं रुक जाता हूं। देन I can say it 3 tails and 3 heads. अब मैं आगे नहीं जा सकता, इसका रीजन ये है कि हमने 6 वाली देखनी है। टोटल हमारी टॉसेस क्या होनी चाहिए, 6। लेट से अगर मैं यूं करता टेल 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 टेल, तो फिर मेरे सिर्फ 2 हेड्स होती हैं, 3 नहीं आती, तो ये हमारे सैंपल स्पेस का हिस्सा नहीं हो सकता। बट ऑन द अदर हैंड आई कैन हैव दिस एज अ सैंपल स्पेस H T, yes, H H H, क्योंकि इसमें भी 3 आ गए। I can have H T T H H H. So this is also a, yes, you're right, this is also 6 total tosses and 3 heads in a row. जहाँ पे 3 heads in a row आते हैं हम वहाँ पे रुक जाते हैं। तो इस तरह सैंपल स्पेस ये बन रही है, एंड ऑब्वियसली ये काउंटेबल है, तो we will say it is discrete sample space. तो प्रॉब्लम दोबारा से समझ लें कि हमने 3 दफा हेड चाहिए हमें इन सक्सेशन, इकट्ठे चाहिए हमें 3 हेड्स, और लिस्ट ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस दैट रिक्वायर 6 और लेस टॉसेस, या मैक्सिमम 6 टॉस हो सकते हैं। आप और भी सोच लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कोई और फिट होता है इस क्राइटेरिया में या नहीं होता, कि टोटल मैक्सिमम 6 टॉसेस हों और जो ही 3 हेड्स कंप्लीट हो मुझे टॉसेस रोकने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 पे चलते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू C so that each of the following function can serve as a probability distribution of the discrete random variable x. अब ये देखें, ये पार्ट ए में
हमें एक फंक्शन दिया है f of x which is a discrete probability function equal to c into x square plus 4 और इसमें x की वैल्यूज कौन सी है रैंडम वेरिएबल की 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। इसमें देखें हमने चेक क्या करना है कि क्या f of x हमारे लिए रैंडम वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन सकता है या नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए एक तो कंडीशन होनी चाहिए थी कि f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली अगर इस इक्वेशन को देखें तो अभी तक c अगर पॉजिटिव है तो x स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है और रैंडम वेरिएबल्स भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू होती है। ओके, सेकेंडली c की वैल्यू निकालनी है हमने और उसके लिए क्या था f of x शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये यूज करेंगे क्या था नॉर्मलाइजेशन थी उसकी, f of x की नॉर्मलाइजेशन थी और तमाम रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू पे 0 से लेके 3 तक हमने इसे सम करना है। तो लेट्स डू दिस पार्ट विच इज क्या था c x स्क्वायर प्लस 4, इसमें हम रखते हैं c x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 4, फिर x की वैल्यू नेक्स्ट वाली कौन सी है 1, यस 1 स्क्वायर प्लस 4, देन c 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस c into 3 square plus 4. So it will be 4c first part plus 5c plus 2 square 4 plus 4 8c and 9 plus 4 13c। अगर इनको ऐड करें 4 plus 5 9, 9 plus 8 17, 17 plus 3 20, 20 plus 10 30c and this should be equal to 1. So this implies c should be equal to 1 by 30 so that f of x can serve as a probability distribution of a discrete random variable. तो दोनों कंडीशंस, एक तो पॉजिटिव वाली ऑब्वियस थी कंडीशंस थी वो हमें चेक नहीं करने और सी की वो वैल्यू निकालनी थी जहां पे एफ ऑफ एक्स नॉर्मलाइज हो जाए और इसको हम यूज कर सकें एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका पार्ट बी देखते हैं जी, एग्जैक्टली वही काम करना है, पॉजिटिव तो है वो और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो 0 1 2 है और एफ ऑफ एक्स ये गिवन है विच इज सी टाइम्स 2 चूज एक्स इंटू 3 चूज 3 माइनस एक्स। तो अगर इसको मैं लिखूं मैथमेटिकली तो वो क्या बनता है c इंटू 2 फैक्टोरियल अवर x फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस x फैक्टोरियल, ये तो पहला चूज वाला हो गया, इंटू 3 फैक्टोरियल अवर यस 3 माइनस x फैक्टोरियल और 3 में से इसको माइनस करना है तो इट विल बी x फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पे क्या आना था इट वुड बी 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x, तो ये x फैक्टोरियल बचा और इसको हमने यूज करना है। अगर इसमें वैल्यूज डालें x की, पहली वैल्यू क्या है जी 0, तो 0 के लिए क्या बनता है c 2 फैक्टोरियल अवर 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 2 माइनस 0 अगेन 2 फैक्टोरियल इन मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0x 0 है तो 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे x 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, हम बाय डेफिनेशन बताया था आपको, तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं। ओके जी, तो ये बन रहा है c इज इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म देखते हैं हम c इंटू 2 फैक्टोरियल, x की वैल्यू 1 डालनी है आप यहाँ पे 1 फैक्टोरियल एंड 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अवर 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। थर्ड पे 2 डालना है विच इज c टाइम्स 2 फैक्टोरियल
our x की जगह 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल और x की जगह क्या था 2 फैक्टोरियल। अब इनको कैंसिल या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 3 कट गया, तो पहली x रैंडम वेरिएबल जब 0 था तो उसके लिए वैल्यू c आ गई। दूसरे केस में यहाँ पे 2 बचा हमारे पास, ये भी 1 फैक्टोरियल है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 3 बचा। 2 इंटू 3 6c, और थर्ड वाले में अगर 6c देखें कैसे आया, 3 इंटू 2 था, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 और 3 इंटू 2 6 आ गया, प्लस ये 2 कैंसिल और यहाँ पे 3c, लास्ट वाले में 3c, एंड दिस ऑल शुड ऐड अप टू 1। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है सम अप होके ऑल रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज पे इक्वल टू 1 आता है। तो ये बनता है 3 + 6 9 + 1 10, सो इट इज इक्वल टू 10c इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/10, c is equal to 1/10. So this is, if you use this c, then your f of x is, yes, f of x is normalized. Good. Let's go to next exercise. वो क्या कहते हैं? The shelf life in days for bottles of a certain prescribed medicine in a random is a random variable having the density function f of x, which is 20,000 over x plus 100 cube, and this is for x greater than 0 and it is 0 elsewhere. यानी कि x greater than 0 वैल्यू के लिए डिफाइंड है और elsewhere it is 0. Find the probability that a bottle of this medicine will have a shelf life of at least 200 days, anywhere from 80 to 120 days. Let's do this example कि हमें probability density function given है और हमने probability निकालनी है। पार्ट ए में अगर देखा जाए तो what are we interested in? We are interested in at least 200 days. So मतलब ये कि x पॉजिटिव है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 दिन गुजर सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एटलीस्ट 2 दिन, 200 दिन गुजर जाए। तो 200 दिन से आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बॉटल जो है ये 200 दिनों से बाद इन्फिनिटी टाइम तक कितना, क्या प्रोबेबिलिटी है इसके रहने की। यानी कि एक ये हो सकता है माइनस, यानी कि 0 टाइम से लेके आज से लेके 200 दिनों तक क्या प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा क्या है 200 दिनों से लेके इन्फिनिट टाइम तक क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि हमसे पूछा यह गया एटलीस्ट 200 डेज रहना चाहिए, तो हम वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि 200 दिन तो वो गुजार चुके, 200 दिनों के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है। सो वी से प्रोबेबिलिटी हमने कौन सी निकालनी है, x ग्रेटर देन 200 एंड इट विल बी 200 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटू 20,000 our x minus 100 cube into dx, एंड इधर नीचे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x प्लस 100 है, 1 बाय ये तो कांस्टेंट हो गया, 20,000 कांस्टेंट हो गया, 1 ओवर x प्लस 100 क्यूब को जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक वैल्यू ऐड होती है। सो इट विल बी -1/2 into 20,000 over x plus 100 square, and the limits are 200 to infinity. ये इंटीग्रेशन आई होप कि आपको सबको समझ आ गई होगी, इसमें कुछ भी नहीं किया। इसको एज्यूम करें, इसको ऊपर ले जाएं अगर, तो x प्लस 100 का माइनस क्यूब है, और उसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमेशा एक पावर में एक ऐड होता है, -3 था +1 हुआ तो ये -2 बना, और जो रिजल्टेंट होता है वो नीचे आता है 1/2, और ये -2 था तो 1/-2 आया, तो ये कैंसिल हो गया, इसके साथ 10 बन गया,
और यहाँ पे अगर लिमिट्स डालें आप तो इट इज -10,000 आवर इंफिनिटी प्लस 100 स्क्वायर और फिर नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाता है 10,000 आवर 200 प्लस 100 स्क्वायर। तो 1 आवर इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। और इसको देखेंगे क्या बनता है 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर यस 90,000। इसमें से ये चारों 0 कैंसिल एंड आवर प्रोबेबिलिटी इज 1/9 कि एक बॉटल जो है कि उसकी शेल्फ लाइफ जो है ग्रेटर देन 200 डेज हो वो है 1/9। ग्रेटर देन 200 वो 200 एक दिन भी हो सकती है, 202 दिन भी हो सकती है और इन्फिनिट डेज भी हो सकती है। तो उसकी तमाम प्रोबेबिलिटी कि वो 200 दिनों से आगे लाई करेगी दैट विल बी 1/9। चलते चलते एक और बात भी पूछ लेते हैं आपसे, अगर ये होती कि 200 से कम दिनों तक हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो इंटीग्रेशन -∞ से 200 करेंगे तब वो आ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट है जी इसी का विच इज फ्रॉम 80 to 120 डेज। तो उस केस में क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल greater than 80 and less than 120 days is equal to 80 to 120, 20,000 hour x plus 100 cube d of x। इसको अगर सॉल्व करें तो वही इंटीग्रेशन तो वही होगी, वो बनेगी -10,000 आवर x प्लस 100 स्क्वायर और लिमिट्स क्या है? यस 80 to 120। आप इसको कैलकुलेट करें, जब 120 डालते हैं प्लस 100 220 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10,000 डिवाइड बाय 180 का स्क्वायर। इनको जब आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से कर लें तो जवाब आता है 0.1020। ये प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ कि उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी 80 से 120 डेज तक शेल्फ लाइफ हो जाए, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। एक्सरसाइज नंबर 6 देखते हैं जी। The proportion of people who respond to a certain mail order solicitation is a continuous random variable x that has the density function of 2 into x plus 2 over 5, where x ranges from 0 to 1 and the probability function is 0 elsewhere. Show that probability of x from 0 to 1 is equal to 1, यानी कि हम क्या करते हैं नॉर्मलाइजेशन देखना चाह रहे हैं क्योंकि टोटल रेंज जो है एंटायर रेंज इज फ्रॉम 0 to 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1/4 बट फ्यूअर देन 1/2 ऑफ द पीपल कॉन्टैक्टेड विल रिस्पॉन्ड टू दिस टाइप ऑफ सॉलिसिटेशन। तो एक दो पार्ट है इसके, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। f of x is 2 times x plus 2 divided by 5 in the range 0 to 1 and it is 0 elsewhere. So let's do the first part, which is can we do a normalization integration on it. That means over the entire range हम check करते हैं कि ये 1 है कि नहीं है। तो how you do it? You say probability 0 less than, that means x from 0 to 1, 0 to 1 twice x plus 2 over 5 d of x, and it is equal to twice x plus 2 square over 2, और पहले वाला 5 भी मौजूद था मेरे पास तो ये 2 और 2 कैंसिल जाते हैं। तो x plus 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है? यस
इट शुड बी एक्स स्क्वायर और फिर उसका डेरिवेटिव, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, वो एग्जिस्ट करता है, एंड आवर लिमिट वुड बी 0 to 1. सो वी हैव लिमिट डालें ऊपर वाली 1 प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 5 माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 5. सो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 ओवर 5 माइनस 4 over 5, which is 5 by 5, and the answer is 1. Yes, the first part is correct. ये जो हम करने जा रहे थे ये हमारा प्रूव हो गया. That probability of x from 0 to 1 is equal to 1. Yes. Next, find the probability that more than 1 by 4 but fewer than 1 by 2 of the people contacted will respond to this type of solicitation. यानी कि हमारे पास जो लोग रिस्पॉन्ड करें वो 0.25 से लेके 0.5 रेंज तक जो लोग हमें रिस्पॉन्ड करते हैं उनको हम देखना चाह रहे हैं. तो इन दिस केस I'll say the probability of x from 1 by 4 to 1 by 2 is equal to 1 by 4 से 1 by 2 twice x plus 2 by 5 dx. तो इंटीग्रेशन तो वही होगी, x plus 2 का स्क्वायर ओवर 5 आ जाएगा, एंड लिमिट्स वुड बी 1 by 4 to 1 by 2. और 1 by 2 जब इधर डालेंगे तो क्या बनेगा? यस, 1 by 2 5 by 2 का स्क्वायर ओवर 5 माइनस 1 by 4 डालेंगे तो 8 9 by 2 का स्क्वायर ओवर यस 5. तो 25 by 4 एक केस में आता है और ये 5 कट जाएगा तो बनेगा 5 by 4 माइनस 81 by yes 81 by 4 times 5 जी सॉरी ये 1 by 4 था तो मैंने यहाँ पे डाला था 9 by 2, सॉरी इट शुड बी 9 by 4. तो 4 का स्क्वायर 16 बनता है, 16 into 5 is 80. इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो आपका जवाब बनता है 19 by 80. So this is the probability of getting the random variable in the range 1 by 4 to 1 by 2. Exercise number 7 देखते हैं. The probability distribution of x, the number of imperfections per 10 meters of a synthetic fabric in continuous rolls of uniform width is given by. कि हमारे पास एक सिंथेटिक फैब्रिक है. सिंथेटिक फैब्रिक क्या होता है? नायलॉन है, उससे हमने कपड़ा बनाया हुआ है. पर 10 मीटर्स, 10 मीटर में कितनी इम्परफेक्शंस हैं? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ इम्परफेक्शंस पर 10 meters of a synthetic fabric is continuous rolls of uniform width is given by. कि अगर 10 मीटर में कोई इम्परफेक्शन नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.41. 10 मीटर में एक इम्परफेक्शन आती है. इम्परफेक्शन क्या है? कोई धागा मोटा हो गया, कुछ हो गया, खराब आ गया, जो हमारी रिक्वायर्ड है उस पर नहीं पूरा उतरा. 0.37 है. 2 इम्प्योरिटीज आई, वो प्रॉब्लम्स आई तो 0.16 एंड सो ऑन सो फोर्थ. कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स. मैं इसका एक और तरीका आप देखते हैं. हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स लिख लेते हैं. लेट्स से 0 है, ये 1 था, ठीक है. तो 0 से पहले हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज थी वो 0 थी और 0 पे जाके बनी वो 0.41 और 1 पे जब वो पहुंचे तो 0.37. तो हम क्या करते थे? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे हम क्या करते थे? हम इनको ऐड करते थे. तो ये ऐड करें तो इसको बनता है 8.87
फिर जब हमने 2 पे पहुंचे, रैंडम वेरिएबल 2 पे पहुंचे, तो उसमें दोबारा से 0.16 ऐड हो गया। 6 and 8 14, 1 8 and 9, ये हम पहुंचे 2 के बाद। जब हम 3 पे पहुंचे तो इसमें दोबारा से 0.05 ऐड हो गया, तो ये बन गया 0.99। फिर जब हम रैंडम वेरिएबल 4 पे पहुंचे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.01, तो ये जवाब आ गया मेरा 1। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसी टेबल से मैं लिखता हूं, जो मैंने एडिशन किया उससे मैं टोटल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x लिखता हूं अगर, तो पहले केस में ये 0 है फॉर रैंडम वेरिएबल x लेस देन 0 पे। जब वो रैंडम वेरिएबल 0 पे पहुंचा और 1 से पहले पहले, तो इट वाज 0.41 फ्रॉम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू लेस देन 1। जब 1 उसमें ऐड हो गया, यानी कि 1 से लेके 2 से नीचे तक, यहां पे सिर्फ लेस देन लिख रहे हैं हम, तो वो बनता है 0.78। वो मैंने यहां से ले लिया क्योंकि अभी तक मैंने 2 ऐड नहीं किया। जो ही 2 ऐड किया तो आंसर मेरा बन गया 0.94, यानी कि 2 ऐड करने के बाद जो बना वो ये बना। तो इसका मतलब है यहाँ पे x जो है 2 को इंक्लूसिव करता है और 3 से नीचे है। फिर जब मैं 3 को ऐड कर लेता हूं तो x जो बनता है मेरा 3 से लेके 4 से पहले तक, तो वो बनता है 0.99। और फाइनली जब मैं से 4 ऐड करता हूं x को, x 4 से बड़ा हो गया, तो जवाब मेरा बन गया 1। और वो 4 से बड़ा है और 4 से बड़ा कहीं भी हो सकता है। तो ये मेरा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूरे का पूरा बन गया विद ऑल द रेंजेस। आप इसको सोच सकते हैं कि 0 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 और 5 से 4 ऑनवर्ड्स क्या होगा। तो ये मैंने एडिशन की और उसी से वैल्यूज उठा के यहाँ पे लिखी और साथ उनके रेंज भी लिख दी। इस एक्सरसाइज को जरा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये मेथड जो मुझे लगा ये आपके लिए शायद ज़्यादा इजी होगा टू थिंक लाइक दिस, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, रैंडम वेरिएबल्स लिख दिए, यहाँ पे उनकी एफ ऑफ एक्स उनमें ऐड करता गया, सम करता गया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 0 था, 0 से पहले, फिर जब 0 पे पहुंचा तो 0.41 बन गया, फिर जब 1 पे पहुंचा तो 1 उसमें ऐड किया तो ये वैल्यू बन गई, फिर जब 2 से पहले ये वैल्यू थी, फिर 2 जब ऐड कर लिया तो फिर ये वैल्यू बन गई, 3 से पहले ये वैल्यू थी, 3 ऐड किया तो ये वैल्यू बन गई, फिर 4 ऐड किया तो ये वैल्यू बन गई। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं, और ग्राफ ऑब्वियसली 0 1 2 3 और 4 बनेगा। 4 पे ये 1 था और 0 से पहले 0 था, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, एडिशन होती जाएगी। वैल्यूज आप जो हमने की हैं उनसे देख के लिख सकते हैं, एंड इट विल गो लाइक दिस। दिस इज योर f of x, which is the cumulative distribution function. Next, exercise 8. The waiting time in hours between successive speeders spotted by a radar unit in a continuous random variable with cumulative distribution function. यहाँ पे given है हमें cumulative distribution function. So this is basically capital F. ये typo है कैपिटल F, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और करना क्या है हमने, x 0 से नीचे इट डजंट एग्जिस्ट, और x ग्रेटर देन 0 से एग्जिस्ट, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये लिमिट ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग लेस देन 12 मिनट्स बिटवीन सक्सेसिव स्पीडर्स, कि जो स्पीड करें लोग वो कितनी देर, 12 मिनट तक, हम क्या प्रोबेबिलिटी है, यूजिंग द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो गिवन है, एंड यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम इसको कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं f of x,
तो इसको करने का क्या तरीका है कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन व्हाट 12 मिनट्स. अब रिमेंबर दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग लेस देन 12 मिनट्स बिटवीन सक्सेसिव. मगर ये जो कम्युलेटिव डिसीजन फंक्शन गिवन था हमें वो टाइम इन आवर्स दे रहा था, उसमें टाइम की जो लिमिट थी वो इन आवर्स थी. तो हम 12 मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं, दिस इज 12 मिनट्स, तो एक मिनट में 60 मिनट्स होते, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं. जब हम 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1/5 विच इज 0.2 आवर्स. सो हम निकालना चाह रहे हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0.2 आवर्स. और वो बनेगी क्या, इट विल बी f at 0.2 क्योंकि 0 माइनस f at 0, तो 0 तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, गिवन है, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें. तो f at 0.2 इज 1 minus e raised to power minus 8 into 0.2 and the answer comes out to be 0.7981 and using the probability density function of x. अब probability density function कैसे निकालते हैं from the CDF? It is part B के लिए f of x is equal to d by dx of f of x. और इसमें अगर f of x की वैल्यू डालें हम तो क्या बनता है 1 माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस 8x. डेरिवेटिव क्योंकि लीनियर ऑपरेटर होता है तो दोनों टर्म्स पे लादा लादा होगा. d by dx of 1 is 0, तो e माइनस ई एक्स का माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस 8x, और जब इसके एक्सपोनेंट का करेंगे तो जवाब आएगा माइनस 8. डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेना है आपने किस चीज का, माइनस ई रेज टू पावर माइनस 8x. तो जब आप ये करते हैं तो इसका आंसर बनता है माइनस माइनस प्लस 8e माइनस 8x. ये तो आ गया आपका PDF. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0.2 आवर्स निकालने का क्या तरीका है कि हम PDF को 0 से लेके 0.2 तक इंटीग्रेट करेंगे. और PDF क्या थी, x 8 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 8x dx एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस e माइनस 8x 0 से 0.2. और जब इसमें आप लिमिट्स डालते हैं तो अगेन आपका आंसर 0.7981 आता है. और इन दोनों केसेस में आंसर आपका सेम आ रहा है जो कि आना चाहिए था. कैसे, क्या हम चाहे तो CDF से करें चाहे PDF से करें, इन बोथ केसेस द आंसर शुड बी सेम. एंड हियर वी हैव डन दैट. दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माय class, where today what we have done is we have revisited random variables and probability distributions. We have revisited the random variables and probability distribution and did some exercises. Hope कि अब आपके जो concepts हैं probability distributions के बारे में या random variables के बारे में काफ़ी बेहतर हो गए होंगे. आप further practice करें और exercises की, that will further improve your concepts and read through the book. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.